हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लोमेरुलर डिजीज दैट कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ इंटरनल किडनी स्ट्रक्चर स्पेशली ग्लोमेरुलाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक ग्लोमेरुलर की डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का, उसमें भी स्पेशली किसका? ग्लोमेरुलाई का। अब अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। तो ये कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट ऑनसेट ऑफ। एक्यूट ऑनसेट मतलब एकदम से होना, क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे, ठीक है, या फिर पुराना। इसमें सबसे पहला है माइक्रोस्कोपिक हीमेटूरिया। माइक्रोस्कोपिक हीमेटूरिया से क्या समझ में आता है? माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही माइन्यूट, जो कि नेकेड आई से नहीं दिखेगा। हीमेटूरिया मतलब कि आरबीसी या फिर ब्लड का यूरिन में निकलना। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? अपीयरेंस ऑफ रेड सेल कास्ट, देयरफॉर गिविंग स्मोकी यूरिन, कोला कलर्ड अपीयरेंस, डिसमॉर्फिक आरबीसी प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरबीसीज निकलते हैं आरबीसी कास्ट के फॉर्म में। ठीक है, रेड सेल्स जो हैं वो आरबीसी कास्ट के फॉर्म में निकलते हैं। कास्ट एक टिब्यूल समझ लीजिए। टिब्यूल जो कि इम्यून कॉम्प्लेक्स या फिर प्रोटीन, कुछ ऐसी चीज़ें एक्सक्रीट होती है जो कि ट्यूबुलर फॉर्म बना लेती हैं। ठीक है, उस पर आरबीसी चिपक जाए ऊपर से, तो एक टिब्यूल जो है या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। ऐसा का ऐसा वो एक्सक्रीट होता है। ठीक है, उसकी वजह से यूरिन जो है वो स्मोकी दिखता है या फिर कोला कलर दिखता है। ठीक है, डिसमॉर्फिक आरबीसी प्रेजेंट। डिसमॉर्फिक मतलब कि अलग अलग साइज के या अलग अलग शेप्स के। ठीक है, इरेगुलरिटी आ गई है आरबीसीज में। दूसरा है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया से क्या समझ में आता है कि प्रोटीन का यूरिन में एक्सक्रीट होना। माइल्ड होगा, लेस देन 3 ग्राम पर 24 आवर्स, दैट इज नेफ्राइटिक रेंज। ठीक है, नेफ्रोटिक रेंज में इससे ज़्यादा हो जाता है। थर्ड है हाइपरटेंशन, माइल्डली प्रेजेंट। हाइपरटेंशन भी होगा उसको थोड़ा। फोर्थ एडीमा। एडीमा भी इसमें माइल्ड होगा। एडीमा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटीन का एक्सक्रीशन हो रहा है। इस एडीमा इन लूज टिश्यूज ड्यू टू Na+ वाटर रिटेंशन। एडीमा होने का क्या रीज़न हो सकता है कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ेगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है? सोडियम और वाटर का रिटेंशन। सोडियम और वाटर रिटेंड होगा टिश्यू में, तो उसकी वजह से एडीमा होता है। फिफ्थ है ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया प्रेजेंट होगा, फॉलोड बाय इन्फेक्टिव इलनेस अबाउट 10 to 20 days अर्लियर। ठीक है, ये किसके बाद होगा? कोई इन्फेक्टिव इलनेस हुई होगी उसको 10-20 days अर्लियर, मतलब 10-20 दिन पहले उसको कोई एक इन्फेक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा, उसके बाद ये होगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम। अब कॉजेज़ देख लेते हैं। तो इसमें पहला है प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या डिफरेंस होता है? प्राइमरी मतलब कोई इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन या फिर कोई डिजीज़ पर्टिकुलर उस ऑर्गन में पहली बार हुई। ठीक है, या फिर पहले वहीं हुई। जैसे कि समझ लीजिए कोई इन्फेक्शन है जो कि लंग्स में हुआ, तो अपन बोलेंगे प्राइमरी लंग इन्फेक्शन। ठीक है, और सेकेंडरी कब कहेंगे? जब कोई इन्फेक्शन, मान लो यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उसका ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होते होते लंग्स में आ गया और वहाँ इन्फेक्शन करने लगा, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी लंग इन्फेक्शन। ठीक है, तो अब कॉज देख लेते हैं। प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पहला कॉज है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हमने माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर रोमैटिक हार्ट डिजीज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के बाद यहाँ पे नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है किडनी में। दूसरा एक्यूट नॉन स्ट्रेप्टोकोकल। ठीक है, एक्यूट नॉन स्ट्रेप्टोकोकल भी एक रीज़न हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन है पर वो स्ट्रेप्टोकोकल नहीं है। सेकेंड, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। थर्ड, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फोर्थ, फोकल एंड डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिफ्थ, आईजीए नेफ्रोपैथी। ये सब अलग से भी एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके ऊपर शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आ सकता है, तो हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे बाद में।
अपन ने प्राइमरी कॉज देख लिया कि प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से भी नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है। सेकेंड देख लेते हैं सिस्टमिक डिजीज़। कोई सिस्टमिक डिजीज़ हो जिसकी वजह से नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो जाए, ठीक है। उसमें पहला है SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, ठीक है। सेकेंड है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। थर्ड इज क्रायोग्लोबिनेमिया। फोर्थ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। फिफ्थ एमाइलॉइडोसिस। डायबिटिक नेफ्रोपैथी को मैंने अलग से भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो गाइज़ ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम का वीडियो यहीं तक था। ये एक छोटा सा ही टॉपिक है और बाकी सब जो टॉपिक है ना वो इसके सब पार्ट हैं, तो हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो आप इसका क्लिनिकल केस आसानी से पहचान लोगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी है।